नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर सीडीपी के 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सीटेड की तैयारी को और बूस्ट करेगा। इसमें हम सब दोस्तों 10 मिनट में 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध कराया जा रहा है। विकास का परस्पर संबंध का नियम क्या दर्शाता है? विकास सभी पहलुओं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गर्भावस्था के बाद पहली अवस्था कौन सी मानी जाती है? शैशवावस्था मानी जाती है, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या अर्थ है दोस्तों? बच्चा पहले पूरे शरीर का संचालन सीखता है, फिर अंग विशेष का संचालन सीखता है। बालक का सामाजिक दायरा सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में विकसित होता है? किशोरावस्था में विकसित होता है। विकास में अविरामता का नियम क्या कहता है? विकास कभी न रुकने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति हर समय चलती है। गति तेज और मंद हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है विकास। बालक की भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील कौन सी अवस्था मानी जाती है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था। 2 से 6 वर्ष के बच्चों में फ्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में बालक में तर्क संगत सोच की शुरुआत होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त अवधारणाओं का परिकल्पना बनाने की क्षमता किस अवस्था में होती है दोस्तों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सामाजिक, अंतःक्रिया और सांस्कृतिक की भूमिका होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सहायता का दायरा किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जहाँ बच्चा किसी बड़े की मदद से नया काम सीखता है, जिसे हम जेडपीडी के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जेडपीडी की बात आए, इसके फोल्डिंग की बात आए, पाड़ देना की बात आए, यम के ओ की बात आए, समाज की बात आए, कल्चर की बात आए, भाषा की बात आए, वह सभी आपके वाइगोत्स्की से संबंधित है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की वह अवस्था कौन सी है जहाँ कानूनी नियमों का पालन सामाजिक अवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है? वह है दोस्तों कानून और व्यवस्था अभिमुखता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य सीमा क्या मानी जाती है दोस्तों? संस्कृत विविधताओं और महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करना। हावर्ड गार्डन के अनुसार प्राकृतिक जीव जंतुओं को गहराई से समझने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। संगीतकार और गायकों में किस प्रकार की मानसिक क्षमता अधिक पाई जाती है? संज्ञानात्मक बुद्धि पाई जाती है। बालक के सामाजिकरण में खेल का मैदान किस प्रकार की भूमिका निभाता है दोस्तों? द्वितीयक सामाजिकरण का भूमिका निभाता है। लैंगिक रूढ़वादिता का क्या अर्थ होता है? समाज द्वारा लड़के और लड़कियों के लिए पहले से तय पारंपरिक भूमिका मानना। जैसे कहा जाए कि दोस्तों सब्जी ला के लड़का जाके मार्केट से सब्जी लाएगा, लड़कियां घर में चाय बनाएंगी, खाना बनाएंगी, तो ये दोस्तों समाज के द्वारा बनाया गया है। कक्षा में लिंग भेदभाव को समाप्त करने का सबसे सही तरीका क्या है दोस्तों? सभी गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को समान अवसर देना। भाषा और विचार के संबंध में पियाजे क्या मानना था दोस्तों? विचार पहले आता है और भाषा विकास के बाद में होता है। भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण कैसा था? भाषा और चिंतन शुरुआत में अलग होते हैं, बाद में दोस्तों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसा किसका मानना था? ऐसा आपके वाइगोत्स्की का मानना था। बालक में स्वनियमन अपने व्यवहार पर नियंत्रण विकसित करने में क्या सहायक है दोस्तों? स्वयं से बातें करना, निजी संवाद। बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा का सम्मान और स्वीकार्यता रखना चाहिए दोस्तों। बुद्धि को एक एकल इकाई मानने वाले सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड बिने थे। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षार्थियों को किस रूप में देखा जाता है दोस्तों? एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठचर्या का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए? बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध पर आधारित होता है दोस्तों। उद्दीपक का मतलब जैसे हम आपको उदाहरण के जरिए बताते हैं, उद्दीपक का मतलब होता है हमारे सामने भोजन आया तो भोजन क्या है? उद्दीपक है। भोजन को देखकर हम जो क्रिया करते हैं, जैसे हमारा लार टपकाना, या आपका दोस्तों क्या होता है? अनुक्रिया होता है। थार्नडाइक के अनुसार सीखने का तत्परता का नियम क्या दर्शाता है? बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने पर ही तेजी से सीखता है। शास्त्रीय अनुबंधन में स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? बिना किसी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रिया को दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन में स्वाभाविक अनुक्रिया यही कहा जाता है। स्किनर के अनुसार व्यवहार को दोहराने की संभावना कब बढ़ती है दोस्तों? जब व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम या प्रोत्साहन मिले। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है दोस्तों? अचानक उत्पन्न हुई सूझ या समझ के द्वारा होता है। बंडूरा के अनुसार बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर कैसे सीखता है दोस्तों? अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? पूर्व में अर्जित
ज्ञान का नए ज्ञान को सीखना ही सहायक होना दोस्तों। ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण क्या होता है? पुरानी आदतों को नई विद्या में सीखने में बाधा डालना दोस्तों। नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है अधिगम में पठार आने का मुख्य कारण क्या होता है? मानसिक थकान और रुचि की समाप्त हो जाना। भूलने की गति सबसे अधिक कब प्रभावित होती है दोस्तों? विषय वस्तु को सीखने के तुरंत बाद। समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमता के बावजूद समान शिक्षा का अधिकार। पढ़ने में कठिनाई और अक्षरों को उल्टा समझने की समस्या क्या कहलाती है दोस्तों? वाचन वैकल्य कहलाती है। पठन संबंधी विकार कहलाती है। लिखने में अस्पष्टता और हाथ के नियंत्रण में कमी को क्या कहा जाता है? लेखन वैकल्य कहा जाता है। लेखन संबंधी विकार कहा जाता है। गणितीय चिन्हों और गणनाओं को न समझ पाने किस प्रकार का अक्षमता है दोस्तों? गणन वैकल्य डिसलेक्सिया कहा जाता है। एक ही स्थान पर ध्यान न टिका पाना और अत्यधिक चंचलता दिखाना किस विकार का लक्षण है दोस्तों? अवधान की कमी अतिशयक्रियता का विकार है। दूसरों से बातचीत करने और संकोच और बार बार एक ही क्रिया दोहराना किसका लक्षण है दोस्तों? स्वलीनता का लक्षण है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा में किस प्रकार की सामग्री सबसे उपयुक्त होती है? स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्री दोस्तों। श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होता है? सांकेतिक भाषा और दूरस्थ संकेतों का दोस्तों, दृश्य संकेतों का होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है। प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य पहचान क्या होती है? उच्च बौद्धिक क्षमता और तीव्र ग्रहण शक्ति। सृजनात्मक बालकों का चिंतन किस प्रकार का होता है? लीक से हटकर सोचने वाले विविध चिंतन का। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गतिवर्धन का क्या अर्थ है दोस्तों? उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उनके अनुभव को कक्षा में स्थान देना और प्रोत्साहन देना। पिछड़े बालकों की सीखने की गति कैसी होती है? सामान्य बालकों की तुलना में धीमी होती है। हड्डियों और जोड़ों की समस्या से पीड़ित बच्चों किस वर्ग में आते हैं? लोकोमोटर या शारीरिक दिव्यांगता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? व्यक्तिगत अधिगम योजना बनानी चाहिए। प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के दौरान बच्चों की कमियों को पहचान कर सुधार करना। सीखने का आकलन कब किया जाना चाहिए? शिक्षण सत्र या पाठ की समाप्ति के बाद। शिक्षण सत्र। सीखने का आकलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट अस लर्निंग। तो उसी का बात करें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? बालकों को सीखने संबंधी कठिनाइयों के कारण का पता लगाना होता है। उपचारात्मक शिक्षण कब शुरू किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो का मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो बालक की क्रमिक प्रगति दीर्घकालिक लिखित प्रमाण का मिलना दोस्तों। देखिए पोर्टफोलियो जो होता है उसके बारे में हम तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। पोर्टफोलियो का निर्माण शिक्षक कर सकता है, टीचर कर सकता है, आपका अभिभावक कर सकते हैं, बच्चा खुद कर सकता है। पोर्टफोलियो में बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चा बोलने में कैसे, लिखने में कैसे, उसका समस्त रिकॉर्ड इसमें एकत्रित किया जाता है। आगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में बढ़ता है दोस्तों? विशिष्ट उदाहरण से समान नियम की ओर बढ़ता है। निगमन विधि में मुख्य विशेषता क्या होती है? पहले नियम बताना होता है, फिर उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना होता है। यह नकारात्मक विधि होती है और आगमन विधि आपका सकारात्मक विधि होती है। प्रोजेक्ट विधि में बालक कैसे सीखता है? वास्तविक जीवन की समस्याओं को स्वयं हल करके सीखता है। अन्वेषण खोज विधि में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? केवल एक मार्गदर्शक और वातावरण के तैयार करने वाली भूमिका होती है एक टीचर की। प्रश्न उत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों में चिंतन और जिज्ञासा को जगाना। विचार आवेश मस्तिष्क उद्दीपन तकनीक का प्रयोग किस लिए किया होता है? नए और मौलिक विचारों को उत्पन्न करने के लिए होता है। अवधारणा मानचित्र का उपयोग किसमें सहायक होता है? जटिल सूचनाओं को सरलीकृत और संरचनात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होता है। संज्ञान का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ज्ञान को प्राप्ति करने और समझने और संसाधित करने की मानसिक प्रक्रिया से होता है। परासंज्ञान स्वसंज्ञान का क्या अर्थ है दोस्तों? अपनी ही सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। लोकतांत्रिक कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां सभी बालकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। शिक्षक केंद्रित कक्षा की मुख्य कमी क्या है दोस्तों? इसमें बालक निष्क्रिय श्रोता बने रहता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? शिक्षण सामग्री को मनोरंजन और अर्थपूर्ण बनाना। सहयोगात्मक अधिगम में बालक कैसे सीखता है? समूह में एक दूसरे की मदद और चर्चा करके सीखता है। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करना ही होता है। शिक्षण चक्र में पुनः योजना
का चरण कब आता है? प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलने के बाद आता है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे पहला स्तर कौन सा होता है दोस्तों? ज्ञान स्मरण करना स्तर होता है। ब्लूम के वर्गीकरण में चिंतन का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? सूजन नया निर्माण करना होता है। सृजन होना चाहिए दोस्तों। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? कठिन अवधारणाओं को मूर्त और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण में ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना किसका मुख्य सिद्धांत है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का सिद्धांत है, एनसीएफ का सिद्धांत है दोस्तों। आंतरिक क्रीड़ा का मुख्य स्रोत क्या होता है? व्यक्ति की अपनी आत्मसंतुष्टि और रुचि होता है। बाह्य क्रीड़ा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पुरस्कार, प्रशंसा या दंड का डर होता है। मसलों के अनुसार मानव की सबसे प्राथमिक आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी, नींद आदि। मसलों के सिद्धांत में उच्चतम स्तर की आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। संवेग का हमारे चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्र संवेग चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान और संवेग का संबंध कैसा माना जाता है दोस्तों? दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े और प्रभावित होने वाले हैं। मूल प्रवृत्तियों के संवेग के आधार पर किसने माना था दोस्तों? विलियम मैकडूगल ने माना था। भय और संवेग उत्पन्न करने वाले बालक में कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होती है? पलायन दोस्तों। सफलता की इच्छा रखने वाले बालकों में किस प्रकार का अफ्रीड़ा पाई जाती है? उपलब्धि अफ्रीड़ा पाई जाती है। सीखी गई असहायता इसकी स्थिति में बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है दोस्तों? वह प्रयास करना बंद कर देता है और मान लेता है कि सफलता असंभव है। आत्म प्रभावकारिता का बालक के अधिगम पर क्या प्रभाव असर पड़ता है? अपनी क्षमता पर विश्वास होने से बालक कठिन कार्यों को भी का भी प्रयास जारी रखता है। व्यक्तित्व का अनमुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण किसने दिया था दोस्तों? कार्ल जूंग ने दिया था दोस्तों। सृजनात्मकता और बुद्धि में सामान्यतः कैसा संबंध पाया जाता है दोस्तों? धनात्मक संबंध एक सीमा तक पाया जाता है। बालक में संवेगात्मक स्थिरता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक को सुरक्षित और स्वीकृत माहौल देना चाहिए। अधिगम में पुरस्कार का उपयोग किस रूप में होना चाहिए? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने वाले एक साधन के रूप में, न कि मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए होता है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुफ्त शिक्षा का आयु सीमा क्या है? 6 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए। राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा किस बात का कड़ा विरोध करता है? रटंत प्रणाली पुस्तक केंद्रित शिक्षा को दोस्तों विरोध करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी बालकों को गुणवत्तापूर्ण और लचीला शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? मातृभाषा, स्थानीय भाषा में दिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव होना चाहिए? परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बालक के घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए? लगभग 1 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बालकों के समग्र विकास के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड सिफारिश की गई है? 3 से 60 डिग्री बहुआयामी कार्ड का सिफारिश किया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करने का रखा गया है? कक्षा 3 तक प्राप्त करने का रखा गया है। शिक्षक के लिए सीटेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या जांचना चाहिए? बालकों को समझने की क्षमता, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान और व्यावहारिक दृष्टिकोण को जांचना चाहिए। यहाँ पे हम सब दोस्तों 100 क्वेश्चन को कवर किए। चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।